नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 के इकोनॉमिक्स है ये। बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 10 है ये। 10 का पार्ट 1 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। रोजगार एवं बेरोजगारी, इसका अर्थ यह है कि रोजगार और बेरोजगारी किस प्रकार से भारत में है, कैसी है, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यानी कि कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। रोजगार और बेरोजगारी की, भारत में कार्यबल का आकार किस तरीके से है तथा भारत में सहभागिता की दर कैसी है। तीसरा टॉपिक हमारा है भारत में नियोजित तथा भाड़े की मजदूरी कौन सी होती है, किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा टॉपिक हमारा है व्यावसायिक ढांचा तथा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जो कार्यबल होता है ना, उसका वितरण किस तरीके से होता है। और पांचवा टॉपिक हमारा है नौकरी रहित समृद्धि किस प्रकार से होती है। और छठा टॉपिक हमारा है कार्यबल का अनियमितीकरण तथा अनौपचारिकीकरण किस तरीके से होता है। और सातवां टॉपिक हमारा है ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी होती क्या है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जितना भी टॉपिक हमारा फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा उसको करेंगे, बाकी सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है बेरोजगारी क्या होती है, यानी कि जो बेरोजगारी है यह है क्या, आखिरकार बेरोजगारी क्यों इतनी ज़्यादा बेरोजगारी होती है क्या। ठीक है, इसकी डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन है क्या। ठीक है, इससे हमारा मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में जिसमें लोग जो होते हैं अधिक मात्रा में प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि उनको इससे मतलब नहीं होता कि वेतन हमें कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, जो मजबूरी आती है तो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता है और उन्हें बेरोजगारी कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए कम मूल्य पर उसे कम वेतन पर काम मिल रहा है, फिर भी वो काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता है, उसे ही मुख्य रूप से बेरोजगारी कहा गया है। यही बेरोजगारी का अर्थ है। ठीक है, कार्य क्या होता है, यानी कि जो कार्य है ये क्या होता है। ठीक है, कार्य किसे कहते हैं, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे कार्य कहा जाता है। यानी कि हम कार्य करते रहते हैं पूरे जीवन भर, उसे मुख्य रूप से कार्य कहा जाता है। जो सामाजिक जीवन में हमेशा हमारे साथ होता है, हमें उपयोग करने का मौका मिलता है, उसे कार्य कहा जाता है। और दूसरा टॉपिक हमारा है श्रमिक क्या होता है, यानी कि श्रमिक क्या होता है। ठीक है, श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी उत्पादक क्रियाओं में लगा रहता है, उसे ही श्रमिक कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी जीवन निर्वाह अपना जो जीवन है वह व्यतीत कर रहा है किसी न किसी तरीके से, और वो काम कर रहा है, तो उसे श्रमिक कहा गया है। क्यों, किसी न किसी तरीके से अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा है और उसे उसके प्रति जो काम कर रहा है उसके प्रति कुछ ना कुछ उसे वेतन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उसे ही कहा गया है श्रमिक। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है उत्पादक क्रियाएँ क्या होती हैं। इसका अर्थ है कि जो उत्पादक क्रियाएँ क्या क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। उत्पादक क्रियाएँ वह क्रियाएँ होती हैं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी कि जो उत्पादक क्रियाएं वह होती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्पादन किया जाता है, और जिसमें आए हुए जो मुख्य रूप से जो सृजित होते हैं उसे ही उत्पादक प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि जो हमारे जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएँ हम प्रदान करते हैं मुख्य रूप से, उन्हें ही उत्पादक कहा जाता है। श्रम बल किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं, इसकी डिफिनेशन है क्या आखिरकार। जो श्रम बल है ये किसे कहते हैं, ये किस लिए हमारे पास जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है श्रम बल, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो श्रम बल किसे कहते हैं, हाँ, श्रम बल से अभिप्राय श्रमिकों की वह संख्या से होती है जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होते हैं, उसे श्रम बल कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि काम ही करना मेरा पैशन है, तो वो उसके प्रति जो इच्छा होती है ना, इच्छा जागृत हो जाती है अधिक मात्रा में, इसे ही श्रम बल कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है कार्यबल किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि श्रम बल किसे कहते हैं कि जो बहुत ही अधिक मात्रा में जो एक व्यक्ति होता है, इच्छुक होता है, उसे काम करने की इच्छा होती है, उसे श्रम बल कहा जाता है। उसके बाद में जो कार्यबल है इसके बारे में जान लेते हैं कि कार्यबल किसे कहते हैं। कार्यबल से अभिप्राय वास्तव में कार्य करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या होती है ना, इसमें इन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कार्य करने के लिए इच्छुक तो होते हैं
परंतु बेरोजगार होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, परंतु वो मुख्य रूप से इच्छुक नहीं है। वो कहता है कि मेरा इच्छा नहीं है काम करने का बिल्कुल भी। इसे ही बेरोजगार कहा गया है, इसे एक कार्यबल कहा गया है। आगे देखते हैं, नियोजित तथा भाड़े की मजदूर किस प्रकार से होती हैं। यानी कि जो नियोजित और भाड़े की मजदूरी किस प्रकार से होती है, जो गांव में अधिक मात्रा में और शहरों में अधिक मात्रा में होती है। जो मुख्य रूप से जो एक व्यक्ति होता है सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और उसे मुख्य रूप से अपनी दिहाड़ी, उसका वेतन मिल जाता है पूरे दिन का कि 400-500 दिहाड़ी जो भी होती है। शहरों में मुख्य रूप से इतनी होती है, लेकिन गाँव में 200-250 ऐसी होती है। ठीक है, तो किस तरीके से होता है नियोजित और भाड़े की मजदूरी का, किस तरीके से आखिरकार जो प्रकार हैं इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। पहला है, यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं नियोजित मजदूरी। पहली हमारी है, यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। और पहली हमारी है नियोजित मजदूरी, जो नियोजित तरीके से, नियोजित रूप से उसे मूल्य प्राप्त हो रहा है, इसे नियोजित मजदूरी कहा जाता है। वह लोग होते हैं जो अपने ही व्यापार अथवा व्यवसाय में लगे रहते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये कि जो अपने व्यापार और व्यवसाय में लगे रहते हैं। और उदाहरण के लिए एक किसान जो अपने ही खेती में काम करता है, यहाँ एक उद्यमी जो अपने ही फैक्ट्री में काम करता है, इसे नियोजित मजदूरी कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि दूसरों को हम मजदूरी मतलब पैसे ना देकर, वेतन ना देकर, काम ना करवा कर हम खुद ही अगर उस काम को करते हैं, इसे नियोजित मजदूरी कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है भाड़े की मजदूरी। यानी कि इसी का पॉइंट हमारा है कि दूसरा है भाड़े की मजदूरी किसे कहते हैं, यह है क्या। ठीक है, यहाँ वह लोग होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। मजदूरी, एक व्यक्ति है जो किसान है, मान लीजिए दूसरों के लिए काम करता है, उसके प्रति बताया गया है कि वह अपनी सेवाएं दूसरों को अर्पित करता है और काम करने के बदले उसे वेतन प्राप्त होता है। यहाँ भी संबंध होता है कि उन्हें वस्तुओं के रूप में वेतन प्राप्त होते हैं। और उदाहरण के लिए मुख्य रूप से जो फॉर एग्जाम्पल के लिए है, स्कूलों में काम करने वाले अध्यापक और तथा जमींदारी की खेती में काम करने वाले जो छोटे किसान होते हैं, उसका मुख्य रूप से इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसका अर्थ यह है भाड़े की मजदूरी है, मुख्य रूप से जो दिहाड़ी के रूप में, वेतन के रूप में काम करते हैं। जैसे गांव में मान लीजिए जो अधिक मात्रा में सड़कों का निर्माण किया जाता है, कच्ची मिट्टी की निर्माण किया जाता है सड़कों का, तो उसमें मुख्य रूप से जो मनरेगा के नाम से इसे जाना जाता है। कि मैंने आप लोग को पढ़ाया पहले ही चैप्टर्स में कि मनरेगा किसे कहते हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन से आखिरकार जो नीतियाँ हैं। मनरेगा का मुख्य रूप से अर्थ ये होता है कि 100 दिनों के अंतर्गत 100 दिनों का कार्य रखा जाता है किसी भी गाँव में। किसी दूसरे गांव भी होता है, किसी अगले गांव भी हो सकता है वो काम, कि 100 दिनों का वो काम है। आपको 200-250 रुपये जो है वहाँ पर डे का आपको सैलरी मिलेगी, पर डे का दिहाड़ी मिलेगी। और उस काम को अगर आपको पसंद है तो जाकर कीजिए, वरना मत कीजिए, उसके बारे में बताया गया है। यही मुख्य रूप से इसका यही उदाहरण है कि भाड़े की मजदूरी का कि आखिरकार जो अर्थ होता है ना, यह है क्या। ठीक है, इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है मैंने। ठीक है, आगे देखते हैं। अनियमित तथा नियमित मजदूरी क्या होती है। इसका अर्थ ये कि अनियमित और नियमित मजदूरी क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक है अनियमित मजदूर क्या होते हैं। मुख्य रूप से अनियमित मजदूर, इसका अर्थ यह है कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर कम मजदूर की आवश्यकता होती है लेकिन वहाँ पर अधिक मात्रा में मजदूर होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनियमित मजदूर वह मजदूर होते हैं जो यहाँ उस व्यक्ति से होते हैं जो जब लोगों में अर्थव्यवस्था की औपचारिक क्षेत्र के स्थान पर अनौपचारिक क्षेत्र में बेरोजगारी के जो अवसर होते हैं ना, अधिक मात्रा में अधिक पाने की प्रवृत्ति होती है, उसे अनियमित मजदूर कहा जाता है। आगे देखते हैं, नियमित मजदूर किसे कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कि सरकारी काम है तो उसमें मुख्य रूप से नियमित मजदूरी रखा गया है, नियमित मजदूर रखा गया है, जिसके प्रति काम हो रहा है कि मुख्य रूप से जहाँ पर 50 मजदूरों की आवश्यकता है, वहाँ पर मुख्य रूप से उसको और भी नियमित तरीके से तय करने के बाद वहाँ पर 40 मजदूर जो है मुख्य रूप से गारंटी के तहत काम कर रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पर बस 40 मजदूर काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नियमित मजदूर होता है क्या है। इनका नाम मालिकों की अस्थायी वेतन सूची पर लिखा जाता है। मुख्य रूप से इसे लिखित रूप से होता है कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ जैसे पेंशन और भविष्य में विविधता के अधिकारियों के रूप में हो सकें। मुख्य रूप से जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो वेतन और पीएफ के रूप में कार्य और जो पेंशन भी अधिक मात्रा में मिलती है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ नोट करने वाली एक बात है यहाँ पर कि हमेशा यहाँ देखा जाता है कि अनियमित मजदूर और कुशलता मजदूर होते हैं। मुख्य रूप से जैसे कहीं मकान बन रहा हो और वहाँ पर काम कर रहे मजदूर
उसका उल्टा यहाँ नियमित मजदूर के मुख्य रूप से हमेशा कुशल मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। ये बात सच है। जैसे कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला इंजीनियर है, ये मुख्य रूप से नियमित मजदूरी के रूप में काम करता है। कि एक जो फैक्ट्री में मुख्य रूप से जो इंजीनियर काम कर रहा है उसको मजदूरी जो नियमित रूप से मजदूरी मिलती है कि मुख्य रूप से आखिरकार जिसके पीएफ किस प्रकार से होते हैं, इसकी जो इंश्योरेंस होते हैं और वो भी सारे का मतलब प्रॉफिट जो होता है ज़्यादातर उसे फैक्ट्रीज के द्वारा ही प्राप्त होती है, मिलती है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है भारत में कार्यबल का आकार किस तरीके से है। आखिरकार जो कार्यबल का आकार है जो बढ़ रहा है वो किस तरीके से आखिरकार बताया गया है, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। भारत में कार्यबल की संख्या लगभग जो संख्या है ना 40 करोड़ लोगों की है, कार्यबल की संख्या। ठीक है, कार्यबल में लगभग 70% जो है तथा 70% जो हैं तथा 30% जो अधिक मात्रा में महिलाएं श्रमिक कार्य करती हैं तथा कार्यबल का लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तथा 30% जो होते हैं अधिक मात्रा में शहरी क्षेत्र में पाया जाता है तथा महिला कार्यबल का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 30% से होता है तथा लेकिन शहरी क्षेत्र में केवल 20% होता है। इसके बारे में बताया गया कि आखिरकार जो शहरी क्षेत्र है ना और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में किस तरीके से आखिरकार जो डिफरेंट होता है काम करने की जो परसेंटेज होते हैं उनके एक आंकड़े के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं तथा ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी क्या होती हैं। एक बार ये जान लेते हैं कि जो बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं तथा शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी कौन सी होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ग्रामीण बेरोजगारी किसे कहते हैं। पहले हम ये जानेंगे ग्रामीण बेरोजगारी जो होते हैं किसे कहते हैं तथा यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जो ग्रामीण बेरोजगारी होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी। पहले हमें जानेंगे कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, उसके बाद इसके अगला स्टेप जो है हम ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसका अगला देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए हैं। यदि उसमें से कुछ काम से हटा दिए जाते हैं तभी उत्पादकता की अधिक मात्रा में जो काफ़ी है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि एक काम दिया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनाने के लिए दिया जाता है, वहाँ पर मान लीजिए 1000 व्यक्ति काम कर रहे हैं, अपर्याप्त मात्रा में जो मजदूर हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ही मजदूर चाहिए अगर, तो वहाँ पर अगर 100 मजदूर को निकाल भी दिया जाएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर काम चलता रहेगा। इसे ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा गया है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक और उदाहरण यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोग को कि किसी खेती पर काम करने वाले जैसे केवल किसान 2 हैं, केवल 2 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन उस जगह पर 5 लोग काम करते हैं तो 3 लोग जो होते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी हैं। मतलब इसका अर्थ है कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ना 3 लोगों को ही प्रच्छन्न बेरोजगार कहा गया है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है मौसमी बेरोजगारी। कि हमारा ये मुख्य रूप से ग्रामीण बेरोजगारी का दूसरा हमारा पॉइंट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी पहला पॉइंट था, उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमारा है मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक है, भारत में मौसमी बेरोजगारी भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि एक मौसमी के रूप में, व्यावसायिक रूप में तथा हमारा मतलब ये है कि जो कृषि होता है ना एक हिसाब से बहुत ही अधिक मात्रा में मौसम के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं, जो कि खाद के जो बहुत ही अधिक मात्रा में जो कृषि में काम करने वाले किसान होते हैं बेकार रहते हैं, खाली रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह आमतौर पर किसान जो होते हैं एक साल में एक फसल तो होती हैं और वह 5 से 6 महीने तक बेरोजगार रहते हैं। इसका अर्थ एक साल में मुख्य रूप से 2 प्रकार की खरीफ और रबी फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद 3-4 महीने 5 महीने ये मुख्य रूप से फ्री रहते हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं होता है। उसके बारे में बताया गया किस तरीके से आखिरकार जो मौसम के अनुसार फसलों को उगाई जाती हैं और वो बेरोजगार किस तरीके से हो जाते हैं, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, दूसरा हमारा है शहरी बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक है, कि आखिरकार जो शहरी बेरोजगारी है ये किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की बेरोजगारी होती हैं। जो शहरों में बेरोजगारी होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहला है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है जान लेते हैं। इस क्षेत्र में उन निरंतर व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है जो उर्दू और खनिज, यातायात, व्यापार तथा निर्माण आदि करने के विषयों में काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं
तथा निर्माणाधीन व्यवसाय में काम करने की इच्छा में रुचि भी रखते हैं, लेकिन भारत में अभी इतने स्थापित नहीं हुए हैं कि सारी बढ़ती हुई जो श्रम शक्तियाँ होती हैं ना, शक्तियों को अपने समेटे सकें और उसके अंतर्गत सारे कार्य कर सकें। ठीक है, इसी कारण से सबको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं तथा इसी औद्योगिकी क्षेत्र में बेरोजगारी की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जो वृद्धि होती है उसके बारे में बताया गया है। इसे मुख्य रूप से औद्योगिकी बेरोजगारी कहा जाता है। आगे देखते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट है शहरी बेरोजगारी का। शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है एक बार जान लेते हैं, है क्या। ठीक है, भारत में शिक्षित वर्गों में भी बेरोजगारी की समस्या काफ़ी अधिक मात्रा में गंभीर है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी के लिए जो मुख्य रूप से कारक होते हैं, जिससे मुख्य रूप से एक कारण बताया गया है, वह निम्न प्रकार से हैं। पहला कारण है देश में शिक्षा संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि के संख्या में अधिक मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए, जो कि इसका भी एक मुख्य रूप से सबसे बड़ा कारण है। और शिक्षित लोगों की संख्या में अधिक मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जानी चाहिए, ताकि जो लोग हैं ना वो शिक्षित तो हैं लेकिन उनके पास जो कला है ना, आर्ट है, वो बिल्कुल नहीं है। कि आखिरकार जो व्यक्ति है पढ़ा लिखा तो है लेकिन गंवार है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है भारत में रोजगार के अवसरों में इतनी वृद्धि नहीं होती है। यानी कि इसका अर्थ है कि भारत में जो रोजगार है ना, अवसरों की इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि सरकार के द्वारा भी मुख्य रूप से बहुत ही कम वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनके प्रति, हमारे प्रति। ठीक है, जितने शिक्षित लोगों की संख्या में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है, इसलिए रोजगार दफ्तरों में बेरोजगारी की जो संख्या होती है ना, अधिक मात्रा में वृद्धि होती है, उसके बारे में बताया गया है। अगला टॉपिक हमारा है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी के सामान्य रूप की मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी के सामान्य बेरोजगारी के सामान्य होते हैं ना, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, पहला हमारा है खुली बेरोजगारी। मुख्य रूप से किसे कहते हैं, आखिरकार है क्या खुली बेरोजगारी, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। खुली बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो श्रमिक होते हैं मुख्य रूप से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा उसमें काम करने की आवश्यकता होती है, जो योग्यता होती है, मतलब जिसके अंदर वही काम कर सकता है केवल। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि वह भी है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। यानी कि जो एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो काम करने के लिए तैयार है, परंतु उसके अंदर जो योग्यता है ना, फिर भी वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसे काम फिर भी नहीं मिलता है, वह पूरा समय बेकार रहता है, उसे अपनी आवश्यकता के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके बारे में बताया गया है कि यानी कि जो खुली बेरोजगारी होती है ना, मुख्य रूप से उसके बारे में बताया गया है, उसका अर्थ यही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा पॉइंट हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी आखिरकार क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। समझाना तथा बेरोजगार समझाना, मुख्य रूप से समझाना एक तरह से होता है कि किस तरीके से बेरोजगारी जो होती है हमारे बेरोजगारी जो होती है हमारे लिए किस तरीके से अभिप्राय होती है, तथा उस बेरोजगारी से होती है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है और औद्योगिकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती है, वह बेरोजगार हो जाते हैं। यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन बेरोजगारी, इसका अर्थ ये है कि जो एक कारीगर है मुख्य रूप से बहुत दिनों से काम करता था वो पहले फैक्ट्रीज में, लेकिन उसके प्रति हम उसको हटा दिया गया क्योंकि उसके प्रति हम मशीनें आ गई हैं जो वही काम बहुत ही अधिक मात्रा में फास्ट तरीके से कर रही है। टेक्नोलॉजी जो है भारत की अधिक मात्रा में बढ़ गई है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि वह व्यक्ति अब बेरोजगार हो गया है। और तीसरा टॉपिक हमारा है संघर्षात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं बेरोजगार प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति एक काम करने से दूसरे काम में अधिक मात्रा में जाने की इच्छा रखता है, परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होते हैं मुख्य रूप से उसके मुख्य रूप से दौरान कुछ समय के लिए वह बेरोजगार हो जाता है तथा यहाँ बेरोजगारी रहना पसंद होता है, उसे मुख्य रूप से कहा जाता है संघर्षात्मक बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी। यानी कि जो चक्रीय बेरोजगारी होता है किस तरीके से होता है, यह है क्या आखिरकार जो चक्रीय बेरोजगारी है। तो देखते हैं क्या है। चक्रीय बेरोजगारी तब होती है जब व्यवसाय में अधिक मात्रा में चक्र में गिरावट के कारण श्रमिक अपनी जो नौकरी है ना वो खो देता है, जो श्रमिक होता है वो अपनी नौकरी खो देता है। इसके प्रति चक्रीय बेरोजगारी तब मौजूद होती है
जब लोग एग्रीगेट डिमांड अधिक मात्रा में जो होते हैं, अधिक मात्रा में जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं ना, अधिक मात्रा में ज़्यादा हो जाती हैं, इसके प्रति होती हैं, तथा एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड के रूप में होती है, इसकी गिरावट अधिक मात्रा में हो जाती है, जो इसके परिणाम स्वरूप अपनी नौकरी खो देता है। इसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है कि परिवर्तन के साथ साथ बदलना आना चाहिए, नहीं तो आपकी नौकरी खो जाएगी, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ 10 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियोस अच्छा से समझ आया होगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। बाकी जितने भी हमारे जो बचे हैं, जो सेकंड पार्ट में हम ये चैप्टर हालांकि ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो भी टॉपिक्स हमारे बचे हैं अगले पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से थी। और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।